प्रस्तुत है डॉक्टर राजेश रस्तोगी द्वारा लिखित कहानी। और मानसी कुछ काली भी होती तो क्या था, उसका ऊपर का एक उभरा दांत जरा सा अधिक ही पतला, ऊपर का होंठ गणेश प्रतिमा की दिव्य आँखों के सादृश्य सी थोड़ी तिरछी दृष्टि क्या कम आकर्षित करती थी प्रत्येक दृष्टि को। मन भाए या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, अनदेखा शायद ही कर पाए कोई उसको। आत्माराम दुबे की तो बात ही कुछ और थी। जब भी मानसी उसके सामने से गुजरती उसके होश उड़ जाया करते थे। दृष्टि से दृष्टि मिलाए क्या मजाल उसकी इतनी धृष्टता कर सके, केवल निहारता रह जाता था उसके कमर के लचीले पल को। 3 ताल पर उठती गिरती पीली सफ़ेद रंग की मिलीजुली आभायुक्त एड़ियों की थिरकनों के साथ लचकती, बल खाती, लटकती स्याह सर्पिणी सी लंबी मोटी चोटी और हवा के मंद मंद संगीत पर थिरकता फहराता कभी लाल कभी पीला कभी नीला हरा पल्लू। जब तक दृष्टि से ओझल न हो जाता वह देखता ही रहता था, एकटक सम्मोहित व मोहित सा उसे। उसके चेहरे से एकदम अपरिचित हो ऐसा तो न था। कई बार वह उसके सामने आया था, कुछ लजा लजा सा, अधिक भला भला सा। दुकान पर आई एक दिन वह कंघा शीशा दोनों ही खरीदने थे उसे। पहले तो उसे देख वह अकबका गया, सुन ही नहीं सका उसकी पवन से भी महीन क्षीण आवाज़ पर। अब जरा जोर से उसने अपनी बात दोहराई तो वह झेंप गया। तरह तरह के 50 कंघे शीशे उसके सामने आत्माराम ने ढेर लगा दिए। वह छांट ही नहीं पाई तो हंसकर बोली, बड़ी मोहक सादगी, हमें तो समझ नहीं आता, आप ही दे दें जो अच्छा हो। सबसे उत्तम क्वालिटी का सबसे महंगा कंघा और शीशा उसने सस्ते मोल से भी 50 पैसे कम में दे दिया। नफ़ा क्या लेना था उससे। वह खुश होती चली गई। आत्माराम को लगा उसकी मीठी हंसी से उसका तन मन सराबोर हो गया है। सारा दिन वह उसकी मीठी खनक में खोया रहा। दुकान पर आने वालों की कमी थोड़ा ही थी। गोरी काली लंबी पतली मोटी चौड़ी युवा वृद्ध 50 तरह की अच्छी बुरी शक्लों वाली आती ही रहती थी। पर उसे क्या, वह तो दुकानदार है, एक शरीफ दुकानदार, सभी के लिए समान। उम्र भेद के लिहाज से माँ बहनों की संज्ञा देना कभी न भूलता था। मानसी की बात ही कुछ और थी। बाजार में उसकी कुछ कम धाक न थी। एक तो महापंडित वैद्यराज सूर्य नारायण दुबे का पौत्र, पिता श्री चंद्र दत्त शास्त्री हिंदी के प्राध्यापक का लाडला पुत्र, और फिर गोरा चिट्टा सुंदर स्वस्थ सुडौल आकर्षक व्यक्तित्व और ऊंचा कद। उस ब्राह्मण पुत्र को दामाद बनाने की चाह में आए दिन दो चार वैसे भी टपकते रहते थे। आत्माराम था कि टालता जा रहा था हर दिन इस विषय को। माता यशोदा नंदिनी ने कई बार उसकी ना का कारण जानना चाहा, वह क्या बताता, परंतु अनभिज्ञ नहीं था अपनी ना के हट के कारण से। ज़माना नाजुक है, जवान बेटा है, अधिक दबाव भी तो नहीं डाला जा सकता। कहीं रूठ राट कर गृह त्याग बैठा तो उनकी वंश बेली को ही घुन लगा जाएगी, सोचकर यशोदा नंदिनी स्वयं भी चुप रहती और पति को भी आगे नहीं बढ़ने देती थीं। दादाजी को खुटका लगा था, पोता जवान हो रहा है, बहू बेटे को उसके पाणी ग्रहण की चिंता ही नहीं। कहीं ऐसी वैसी जगह मन लगा बैठा तो दान दहेज क्या मिलेगा, मान मर्यादा ही खटाई में पड़ जाएगी। आजकल के छोकरे जाति पाति धर्म कर्म को कहाँ पानी देते हैं। आजकल के ये छोकरे जाति पाति धर्म कर्म को कहाँ पानी देते हैं। इनका बस चले तो सड़क के जूते रसोई में ला धरे। देवकी नंदन खत्री के पोते यदुनाथ सिंह को देखो, दरोगा बनते ही घर में महाराजन ले आया। चौबे जी के बेटे मंजुल कीर्ति नेता को बलांगन ही बिठा ली। यह देसीय तो है। बाणभट्ट चौबे और गुप्ता के छोकरे तो कनाडा से यूरोपियन ही उड़ा लाए। आड़ी तिरछी विद्रूप मुख मुद्राएं बनाकर अपनी एक से सिर की लंबी चोटी को
एक हाथ से सिर की लंबी चोटी को सहलाते और फिर हाथ जोड़कर सूर्य भगवान की तरफ देखते हुए अपने खानदानी चली आई उज्ज्वल कीर्ति की चिरायु की कामना करते। चंद्रदत्त जी लोभी वृत्ति के तो ना थे, पर दप दप सौंदर्य शिखा सी बहू लाने की उनकी आंतरिक परमाभिलाषा थी। बनारस से आए प्रस्ताव में जो छवि चित्र आया था वे उससे बड़े ही प्रभावित हुए। बड़ी बड़ी सात्विक आँखें, सुतवा नाक, पतले होठ और ठोड़ी का गहरा तिल चेहरे के आकर्षण को और अधिक लुभावना बना रहा था। पत्र में लिखा था, रंग एकदम गोरा, कद 5 फुट 3 इंच, मन मोह लिया था उनका। उन्होंने उस छवि चित्र को आत्माराम के छवि चित्र के साथ लगाकर पूछा पत्नी से, कहो यशोदा, कैसी लग रही है ये जोड़ी? बहुत सुंदर, एकदम उनके मुंह से निकला, पर दूसरे क्षण ही वे उदास सी बोली, आत्माराम माने तब ना। अरे ऐसी कड़क मणि को देख किसके मुंह में पानी ना भर आएगा, सतोत्साह वे बोले। यशोदा इस बार चुप रही। आत्माराम उदास था। आज वह कई दिन से दुकान पर भी नहीं आई थी। मन पतंग की तरह उड़ उड़कर उसी श्यामल तन्वगी के भाव चित्रों में डोल रहा था। रह रहकर आशंका उठती, उसकी प्रिय कोमलांगी हृदयवासिनी आराध्या को कुछ हो तो नहीं गया। वह तो उसका घर दर भी नहीं जानता। नाम तो एक दिन यूं ही उसकी जिह्वा पर आ ही गया, अन्यथा उसमें इतना साहस कहाँ जो पूछ लेता। न जाने क्या बात थी, उसके मुखारविंद में दृष्टि हटाने को मन ही नहीं चाहता। मंत्रमुग्ध सा देखता ही रह जाता है। वह उसके समक्ष विमोहित सा, वह क्यों इतना निष्क्रिय हो जाता है? कहाँ चली जाती है उसकी वाचालता उस समय? गले में क्या अटक जाता है? उसका सम्मोहन उसके होठों पर ताला सा क्यों जड़ देता है? वह उसे इतनी अच्छी क्यों लगती है? उसका क्षणिक सान्निध्य जो अब तक भी अस्पर्श्य है, अपने में समाहित क्यों जान पड़ता है? उस पुष्पगंधा की तनिक से निकटता पहरों उसकी अंतरात्मा को अर्वचनीय अलौकिक आनंदानुभूति के सुखद स्पंदन में क्यों डुबोए रखती है? अनुराग सिक्त रसमयी कल्पना मात्र से ही नक्श तक उसकी संपूर्ण देह झांकृत क्यों उठती है? ऐसे और भी कितने ही प्रश्न थे जो वह उस मन भावनी सूरत से पूछना चाहता था, पर कभी पूछ नहीं पाया। क्यों? वह कौन? क्या लगती है उसकी? क्यों तरसता रहता है उसका अंतर्मन उसके छवि दर्श को? एक विकलता उसके अंदर क्यों बैठती जा रही है? कानों में किसी विशेष आहट को सुनने की इच्छा, दृष्टि में देखने की प्यास और मन में प्राप्ति की अभिलाषा दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है? आत्माराम आज जब से दुकान पर आया था, सहसों प्रश्नों में उलझा था, चुप चुप गुमसुम। उसके दोनों नौकर राम, लुभाया और दयाराम चकित थे। आज क्या बात है? बात बात पर चहकने वाला मुस्कुराता चेहरा उतरा उतरा सा क्यों है? अकस्मात ही वही चिरपरिचित सुवासित गंध निकट से गुजरी। एक नीला आंचल लहराता सा हवा में तैरा और अदृश्य हो गया। हाँ, वही थी वही कुछ थकी थकी सी लग रही थी। गति कितनी शिथिल थी, जरूर ताप ही चढ़ा होगा। काश दुकान पर चढ़ती तो पूछ ही लेता। क्या पूछ लेते? मन ने साश्चर्य पूछा। यही कि आप बीमार हैं क्या? उत्तर देते ही चौंका। अंदर की स्वरानुभूतियाँ खिलखिला रही थीं उस पर। क्या वास्तव में वह उससे कोई प्रश्न कर सकेगा कभी? शायद नहीं। और वह सकुचा गया। लड़कियों के संदर्भ में अति संकोची तो वह कभी न था। फिर मेरठ विश्वविद्यालय से उसने M.Com किया। सह शिक्षा थी वहाँ, सबसे अपरिचित रहा हो ऐसा भी न था, पर मानसी की तरह इतना संवेदनशील कभी नहीं रहा किसी के प्रति भी। विद्यालय से निकलते ही पिताश्री ने सोचा, व्यर्थ ही बेरोजगारी की हाट में बेटा जूतियां चटकाता फिरे। झटपट उन्होंने उसे सौंदर्य प्रसाधन केंद्र नामांकित दुकान खुलवा दी। वैसे भी वे अनुभूत कर रहे थे कि बाबूगिरी से उसका जीव चाट था और पदों की होड़ में प्रतिद्वंदी परीक्षाओं से विरत। विक्रय विक्रय का सीधा साधा आदान प्रदान आत्माराम को अच्छा ही लगा। न बार्गेनिंग का लफड़ा, न उधार की छक छक। तुला की अपेक्षा नगण्य कम तोल का उपालंब भी उतना ही न्यून। निश्चित आयकर, निश्चित मुनाफा, न हेरा फेरी की अधिक चिकल्लस, न व्यर्थ की टाय टाय, न घिस घिस। लेबलों पर ही दाम की नन्ही से चिप्पे चिपका दो, बस काफ़ी है। जुबान की साई भी शून्य और दाम भी नकद। नकद दाम पर आत्माराम को विचार आया, मेरठ दिल्ली होता तो मज़ा आया।
था। चिल्लर की इल्लत कागज़ के टुकड़े झटक लेते। चलो जाने दो, यहाँ पोस्ट कार्ड और टॉफ़ी से काम ही निकल जाता है। वह बात दूसरी थी कि इस निदान से हर ग्राहक संतुष्ट नहीं, पर उसने क्या सबकी प्रसन्नता का ठेका ले लिया है। मानसी के साथ ऐसी वैसी दिक्कत कभी पेश नहीं, वरना उसे तो और भी छुट्टा दे सकता था। कभी कमी थोड़ी है उसकी तिजोरी में रेजगारी की, केवल समय असमय की संभावनावश वह उसे छूता नहीं। मानसी का ध्यान आते ही वह फिर एक बार सोच में डूब गया। 1 वर्ष के अंतराल में यह पहला अवसर था जो 1 सप्ताह से उसने मानसी को देखा नहीं तो सुबह शाम प्रतिदिन आते जाते दिन में 2 बार उसकी झलक वह पा ही जाता है। विचित्र बात ही तो है, अन्यथा मन कैसे भांप लेता है उसके निकट आती अनुभूति को। व्यस्तता के क्षणों में भी वह उस ओर देखने में कभी नहीं चूका। वह खींच उठा अपनी अबोधता पर। वह कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, अब तक क्यों नहीं जान पाया। आज से पूर्व इस जिज्ञासा की अपेक्षता को उसने क्यों नहीं अनुभूत किया। वह इस प्रश्न पर स्वयं ही चकित था और विक्षुब्ध भी। आज घर में कुछ नयापन सा लगा। आत्माराम को विशेष ही साज सज्जा दिखाई दे रही थी उसे। अवश्य ही कोई विशेष बात है, शायद कोई पर्व आने वाला हो। पर होली दिवाली तो सभी बीत गए, फिर शायद उसका जन्मोत्सव होगा। नहीं, उसकी जन्म तिथि तो 4 अप्रैल है, अभी तो मार्च ही चल रहा है। फिर निश्चय ही कोई विशेष अतिथि के आने की संभावना होगी। कौन होगा? सहजी जिज्ञासा जगी, किंतु स्वतः ही मन का कौतूहल दबा लिया उसने। ज़रूर माँ के ही निकटतम संबंधी होंगे। जब गत वर्ष पूजा कर उसकी भाभी और बहन आई थीं, क्या कम तैयारियाँ थीं? बैंड बाजा बजता तो विवाह के घर जैसा लगता। माँ उस दिन भी आज ही की तरह खिली खिली थी। कितना सुखद होता अपनत्व का ये भाव जब मानसी उसके समक्ष होती है। उसे भी तो होता है नवरंगे गुलाबों का खिला खिला मधुराभास। स्मृति पुराण से स्फुरित आत्माराम पलक कर आसन पर बैठ गया। खाने की थाली में कई नए व्यंजनों को देखकर मानव सुलभ कौतूहल को इस बार वह दबा नहीं पाया। पूछ बैठा भोजन परोसती माता से, माँ आज कौन आने वाला है? तुझे देखने वाले, और कौन? वे मुस्कुराई। आत्माराम खिन्न हो उठा। यशोदानंदिनी उमंग कर बेटे से बता रही थी, तेरे बाबूजी को लड़की एकदम पसंद है ही साक्षात रूप सुंदरी रानी पद्मिनी सी। इस बार पूरी तैयारियां हैं बेटे, तुम ना मत करना। और हाँ, दुकान से जल्दी ही आ जाना, चाहो तो दोपहर के बाद घर ही रह जाओ। आत्माराम का मन अनजाने भार से लदता चला गया। उसके हाथों में गति ही नहीं रही। यशोदानंदिनी अपनी ही धुन में धारा प्रवाह बोले जा रही थी। लड़कियों की कमी नहीं, पर इतनी सुंदर लड़कियां कम ही मिलती हैं आत्मा। माँ चौंकी। आत्मा सशरीर बाहर की ओर लपका जा रहा था और भोजन की थाली अनछुई पड़ी थी, अस्पृश्य सी। आत्माराम ने निश्चय किया, आज वह कोई न कोई ठोस निर्णय लेकर ही रहेगा। अनिर्णित द्वंद्व स्थिति से आखिर कब तक अकेला वह कहाँ तक जूझे। पर मानसी की इच्छा जाने बिना इस अंतर्द्वंद मुक्ति से की कैसी संभावित संभावना। मानसी उसे कहाँ मिलेगी? यदि आज भी दुकान पर नहीं आई तो उसकी आवश्यकता इतनी कम क्यों है? वह दूसरी लड़कियों की तरह आए दिन लिपस्टिक पाउडर वगैरह वगैरह क्यों नहीं खरीदती? वह झुंझला गया, भला ऐसी भी क्या सादगी, काजल ही खरीदने आ जाए। उसे लगा व्यर्थ की बातों पर वह समय नष्ट कर रहा है। उसे कोई सक्रिय प्रावधान नियत करना होगा। कुछ सोचकर वह दुकान पर जाने की बजाय उसके बराबर वाली संकरी गली में घुस गया। आज वह उसके पीछे जाएगा, जान कर ही रहेगा उसका ठौर ठिकाना। और उसके विषय में मन ही मन सोचता सा वह स्वयं के कल्पनाओं में ही डूब गया होता कि उसके अंतर विवेक ने उसे टहोका। आत्माराम, कुलीन लड़कियों का पीछा करोगे? जान लिया तो क्या सोचेगी वह? यदि पीछे से उसके किसी नातेदार ने आ दबोचा तो जूतियों की मार चांद को चंद्रलोक बना देगी। कपड़े वपड़े तो क्या बचेंगे तन पर, खाक ही ना चाटना पड़े। खाक तो पड़ ही जाएगी दादा सूर्य नारायण दुबे की पगड़ी पर। कलेजा उछला जा रहा था। बुद्धि भयभीत, पर इच्छा थी कि हठ धर्मी सी उसे थामे थी। रक्तचाप 200 डिग्री से भी ऊपर चढ़ गया था।
हृदय गति की दौड़ तो तूफान में धूम्र लौहपतगामिनी की तरह बढ़ती ही जा रही थी। काली समतल लौह पट्टी पर श्वासों के मिस उफनती गर्म सांसों का धुआं आकाश की ओर फेंकती सी। मनिच्छा के द्वंद्व से उभारा लिया आत्माराम ने पहराता सुव्यवस्थित चिरपरिचित सुगंधा का पीला आंचल गली के छोर को स्पर्श करता सा खिसका सामने से और आत्माराम दुबे जी यंत्र चालित से उसके कदमों का अनुसरण करने लगे। दूरी का एहसास बनाए रखने में पूर्ण चौकस आत्माराम दुबे नैतिक अनैतिक वाद प्रतिवाद की गिरोहों बंद से लगभग मुक्त 20-25 कदम पीछे चल रहा था। बाजार का अंतिम छोर खत्म हो गया। चौराहे के पार दाएं हाथ पर वह मुड़ गई। कुछ दूर चलकर रजवन की लाल कोठियों की कतारें शुरू हो गई थीं। वह एक कोठी में घुस गई। आत्माराम सोच रहा था कि कोठी का नंबर नोट कर ले कि उसे रुकना पड़ा। वह शीघ्र ही बाहर आ गई और दूसरी कोठी में चली गई। आत्माराम हकबका गया। एक एक करके वह कई कोठियों में गई और थोड़ी थोड़ी देर बाद बाहर निकली। उसके किसी निश्चय लेने से पूर्व ही उसका आने जाने का क्रम टूट गया। अब वह वापस लौट रही थी अनमनी सी। आत्माराम आड़ में हो गया। मानसी उसे कुछ अधिक ही संतृप्त और उदास जान पड़ी। उसकी गति में पहले जैसी तेजी न थी। उसका जी चाहा वह उसे वहीं रोककर पूछे, मानसी तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? भला तुम उन कोठियों में किस प्रयोजन से गई थी? क्या तुम्हारे घर भी हमारी तरह कोई नवागंतुक आने वाला है जिसने मेरे सादृश्य तुम्हारी उलझनें भी बढ़ा दी हैं? क्या पराया हो जाने के भाव से तुम भी उद्विग्न और खिन्न हो? मानसी में स्वद के सादृश्य को आरोपित कर आत्माराम को वेदनामय संतोष का आभास हुआ। उसकी संवेदनशीलता कुछ और बढ़ी। मानसी के कदम उसी 3 ताल पर बढ़ रहे थे। वह आत्माराम का ध्यान इस बार एड़ियों से नहीं रगड़ रहा था। वह खोया था उसके शैल्य भाव से जनित नई नई संभावना की सुंदरतम रचना के रसासन में। उसकी निमग्नता ने स्थान की दूरी को कब पाट दिया उसे पता भी न चला। इस समय वह उसे केवल 2-4 कदम ही पीछे था। अनायासी उसकी एक रास्ता भंग हुई। वह ठिठक गया। मानसी का आंचल थामे कोई बालिका कह रही थी, दीदी बापू की तबीयत बिगड़ रही है, डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। उसके स्वर में रुदन था। मानसी ने और भी तरल भाव से कहा, नीमा पैसे कहीं से भी नहीं मिले, अब क्या होगा? मानसी की निरुपायता ने आत्माराम का मन कचोट दिया। कितनी निर्धन! हे मानसी! उफ! कर्ज तक नहीं पा सकी बेचारी। दया भाव से सदयी हृदय बोला, पगली मुझसे ही मांग लेती, लाखों के खजाने में क्या अंतर पड़ता था? अपरिचिता के अबोधतावश शायद संकोच कर गई। इसकी मनोगत अव्यक्त भावनाओं को वह क्या जाने। वह उसे विश्व में सबसे अधिक चाहता है। उसे इसकी प्रतीति भी तो नहीं। काश वह उससे पूर्व मुखर होता तो इस आवश्यकता के समय स्वयं को इतना असहाय तो न समझती। सहानुभूति और अपनत्व के भावोद्वेग में आत्माराम तड़प कर आगे आया। मुझे कहो मानसी, कौन सा डॉक्टर लाना है? मानसी हकबका गई। आप? कठिनता से उसके मुंह से निकला। फिर उसकी आकस्मिक सहाय को दैविक चमत्कार समझकर श्रद्धायुक्त विनयी भाव से सामने की ओर मूक संकेत किया। गुप्ता क्लिनिक पढ़कर उसने मानसी से कहा, आप घर चलें। फिर बालिका को इंगित करते हुए वह आगे बोला, इसे मेरे साथ कर दो, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। आश्चर्य विभूत आत्माराम सोच रहा था, स्फटिका भ्रगंध सा इसका सारा संकोच जाने कहाँ काफूर हो गया। परस्पर अपनत्व की परिलक्षित प्रगाढ़ता से मानसी उपकृत हो रही थी। मानसी और आत्माराम विभोर। डॉक्टर साहब को नीमा ने जा पता बताया। सुनकर आत्माराम दुबे अप्रत्याशित ढंग से चिहुका। वह रास्ता निम्न वर्गीय बस्ती की ओर जाता था जहाँ मानसी रहती थी। तो क्या? एक अपूर्ण प्रश्नवाचक सिंह उलटकर उसके मस्तिष्क को वेद कर वहीं खूंटी सा लटक गया। निजी संस्कार और परंपरागत मान्यताओं की रज्जु के अपराधी भाव उपका के बीच उसकी अमुखर प्रणयात्मा का कंठ जा फंसा। वह कांप गया। जरा से विरोधी झटके से आत्मघात निश्चय ही जानो। न जाने कब और कैसे प्रेयसी के गृह द्वार तक
पहुंचने का उसका उत्साह पूर्वग्रस्त निजी संस्कारों के तेज और गर्म लुओं के अंधेरे झंझावातों चक्रवातों में गुम हो गया। आशंकित आत्माराम ने जल्दी से डॉक्टर को अग्रिम फीस दी और नीमा के हाथ में 100 का नोट पकड़ाते हुए कहा, नीमा, उनको कहना मैं जल्दी में था, आवश्यकता पड़े तो और रुपए दुकान से ले लेना, मैं कल वहीं मिलूँगा। डॉक्टर को बैग लेकर नीमा के साथ चलते देख आत्माराम दुबे फिर चाबुक लगे घोड़े के सदृश हिनहिनाता तेजी से पलटा और हवा से बातें करने लगा। यकायक गली पार करते ही बुद्धि की लगाम कुछ ढीली पड़ी कि मन अड़ियल टट्टू की तरह अड़कर खड़ा हो गया। नैराश्यता का भार अब इसे भारी पड़ रहा था। एक ही फूंक में मनमोहनी मानसी के छवि चित्र फटे कागजी पृष्ठों की तरह जो अजानी दिशा में गुम हो गए थे, विरोधी मलयांचली पवन वेग के साथ उड़ आए और उसके पैरों से लिपट गए। उसे लगा पीछे से किसी अदृश्य ने उसके सिल्क के कुर्ते का छोड़ कस कर पकड़ रखा है। वह असमंजस सा मुंह बनाए खड़ा था। अंतस्थल पर स्थापित आराध्य प्रतिमा जो वायु वेग के हल्के प्रहार से ही रेत के ढेर सी बिखर वहीं कहीं विलय हो गई थी, जिसके आघात से वह स्वयं में कहीं से न टूटा न फूटा न कहीं कुछ बिगड़ा था। उसका समूचा यथावत था वह। फिर कौन सा आघात था जो घात कर गया, जिसकी टीस उसका मार्ग अवरुद्ध किए थी। उसे लगा वह अपनी अस्पृश्य प्रेयसी के अस्पृश्य भग्नावशेष छोड़ आया है। वहीं रह गई है उसकी आत्मा की मधुर गुंजन, सुखद उत्साह और मोहक ललक। आंतरिक उत्ताप के ज्वार भाटे में आत्माराम दुबे न जाने कब तक कलपता कि उसके विवेक ने लगाम संभाली, नीति ने चाबुक उठाया और मन पर कटाक्ष करते हुए उसकी अवचेतना को प्रताड़ित किया। प्रणय कहानियाँ मानव मन की केवल भावात्मक मूर्खताएं हैं आत्माराम, जिनका यथार्थ में कोई औचित्य नहीं। आत्माराम चिहुका और घर की ओर चल पड़ा, पर क्लांत म्लांत और अस्थिर मन कुछ और ही चाह रहा था। आजकल वह बड़ा बौराया रहता। प्रतिक्षण अनचाहे ही आत्माराम को एक आशा लगी रहती कि उसी चिर परिचित सुवासनी सुगंधा के फहराते आंचल की फरफराहट की उसकी प्रतीक्षित दृष्टि आतुरता से दुकान के सामने से गुजरती नारियों की चमकती एड़ियों में अपनी जानी पहचानी वही एड़ियाँ खोजती रहती थीं जिसे उस दिन वह गली में छोड़ आया था। उसका हृदय धड़क उठा। वह आज उसकी दुकान पर आ ही पहुंची। इस बार उसने लजाते हुए एक पाउडर की शीशी, सिमरक की डिब्बी, आलता की शीशी मांगी। कौतूहल भाव से आत्माराम ने सभी वस्तुएं काउंटर पर रख दी और उसकी ओर देखा। वह करबद्ध मुद्रा में कृतज्ञ भाव से बोली, बाबूजी, उस दिन आप मदद न करते तो सचमुच में अनाथ ही हो जाती। यह मेरा मानवीय कर्तव्य था। स्नेह युक्त शिष्ट स्वर में वह बोला। आप महान हैं बाबूजी, दया धर्म वाले। सार्द्र स्वर में अति विनयपूर्ण वह बोली, पर दया धर्म और महान के दिए गए मानसी के सहज विशेषणों ने उसकी अंतरात्मा के अंतस को झिझोड़ दिया। उसने चाहा वह प्रतिवाद में कह दे, नहीं मानसी, नहीं, मैं इन विशेष्यों के योग्य कहाँ। महानता निष्प्रयोजन किए गए दया भाव में निहित है। मैं तो प्रयोजन प्रिय था, पर कह नहीं पाया। बात पलटता सा वह पूछ बैठा, इतने दिनों तक क्यों नहीं आई? विरह विह्वलता ने आत्माराम के संकोच को झटक लिया। वेदना, अधिकार और जिज्ञासा सभी कुछ भरा था उसके इस प्रश्न में, जिसके प्रत्युत्तर में वह लजा गई और सिर झुकाकर बोली, अब शायद फिर कभी ना आ सकें हम। 4 दिन बाद हम बहुत दूर चले जाएंगे यहाँ से। हमारी शादी होने वाली है ना। वह कुछ रुकी और भाव विभोर सी बोली, आप बहुत भले हैं देवता सरीखे, आपको हम कभी भुला नहीं सके। विदा भाव ने उसको मुखर कर दिया था। वह बोले जा रही थी। अंतिम वाक्य कहते कहते उसका स्वर भीज गया। मूक आत्माराम लोटा लोटा सा खड़ा था। उसकी दृष्टि स्थिर थी। मानसी की झुकी पलकों पर लगा उसे
लखपति होकर भी वह आज कितना कंगाल है मानसी के भावी पति की तुलना में। जीवन के अब तक के अर्जित मान्यताओं के अपने ही आंकड़े उसे बड़े ही ऊंचे और हल्के नजर आए। क्षण भर को उसे अपनी मूढ़ता पर क्रोध आया। बुद्धिजीवियों के मापदंड सूक्ष्म अति सूक्ष्म परतों को विदीर्ण करते हुए कितने आगे बढ़ गए हैं, पर वह आज भी अर्धविक्षिप्त सा अंधाधुंध बेतहाशा पीटे जा रहा है निर्मूल परिपाटियों की टूटती लकीरों को। दूसरे ही क्षण तर्क के तिनकों से उबारा उसके आहत दंभ ने अपने डूबते अहम को। वह अपने प्रति कुछ पसीजा, भला उसकी क्या बिसात। वह ठहरा साधारण सा तुलाबाज, चलो चूक गया मन इच्छा के माप पक्ष पर। मनोवेगों के मनोविश्लेषणात्मक ठोस आधारों और सटीक परिणामों की उद्घोषणाओं को अनुमान और संभावनाओं की आड़ देकर क्या बड़े बड़े मनोविज्ञ तार्किक झरोकों से आलोचना के शिकंजे से साफ नहीं निकल भागते। उसकी शाब्दिक कौशल्यपूर्ण बौद्धिक चातुर्य की पटकियों में वर्तमान चकर घिन्नी सा नहीं नाच रहा। धीरे से 5 रुपये 20 पैसे गिनकर मानसी ने काउंटर पर रखे सिक्कों की खनक से सनमाइका का चिकना श्वेत जड़पटल पल भर को मुखर हो उठा। आत्माराम की विचार मग्नता कांपी। उसने देखा शांत स्निग्ध नायिका सी वह अपने बचे कुचे पैसों को छींट के रुमाल जैसे कपड़े में बांध रही थी। छींट का आयताकार जैसा कपड़ा केवल कपड़ा ही कहा जा सकता था, रुमाल नहीं। आत्माराम ने सोचा, रूप और आकार बिना पदार्थ केवल पदार्थत्व का बोध भर है, जातिवाचक संज्ञा सा सामान्य सूचक मात्र जिसको नाम का संबोधन देकर वस्तु विशेष की नामांकित संज्ञा से अभिहित नहीं किया जा सकता। उसके प्रथम प्रणय अनुभूति के सादृश्य जो नातों के अनुबंध बिना केवल मानसिक भाव है, संबंध विहीन अनुभूति मात्र। यथार्थ पृष्ठ पर अधिकारों से वंचित नाम और संबोधन से परे अनाम और अस्पृश्य निकटतम होकर भी कितना दुरस्त मानसी की भांति। पुनश्च वह फिर खींच उठा। उपादेयता के इस चलते चरण में कूड़ा करकट तक व्यर्थ नहीं फेंका जाता। वह जीवनदानी ऊर्जा को उस दिन उस गली के छोर पर कैसे परिवर्जित कर आया। विक्षुब्ध मन रुआंसा हो उठा। प्रत्याक्षेपक सी वह मुँह चिढ़ा रही थी। उसकी अपनी मानसिक अक्षम दुर्बलताएं। वह कसक उठा अपनी इन्हीं कुंठाओं के पर्याय पर। काश उस अपरिचित पश्यतोहर प्रत्यर्थी से वह छीन पाता अप्राप्य कनकमणि सी मोहनी अभीप्सी को, जिसको पाने का अब उसके पास कोई विकल्प तक शेष नहीं रह गया था। आंचल संभालती सी मानसी ने श्रद्धायुक्त प्रश्नभाव से उसकी ओर देखा। चित्रवत आत्माराम उसी की ओर देख रहा था। परिगुंठित एकांगी प्रणय की मूक भाषा से अपरिचिता मानसी उसे चुप देखकर पॉलीथिन को थैले को उठाकर उचटता विनीत दृष्टिपात करती सी आगे बढ़ गई। निर्पलक निश्चल मुग्ध नायक आत्माराम मानसी की मूक विदा अभिनंदन को किंचित मुस्कान तक न दे पाया। उपेक्षा से वह बुझ सी गई और एक ही सांस में लांग गई दुकान की चारों लकड़ियों की पैड़ियाँ। तेजी से निःशब्द मानसी ने सड़क पर आकर एक गहरी सांस ली। आत्माराम की गहरी चुप्पी उसे साल गई थी। मतिभ्रम के परिकलन के परिकार्तिका के रच से व्यथित आत्माराम बेसूरता सा उसकी ओर देखता रह गया। अपितु मानसी अनाम युग की अपठित रचना सी धीरे धीरे उसकी दृष्टि में धूमिल पड़ रही थी। परंतु उसकी श्रद्धा विभोर भंगिमा की पावन पावक दहक आत्माराम के अंतर्निहित पीढ़ियों के बैठे संस्कारी उद्वेगों को भावावेग के उफनते उबाल सा बाहर को उड़ेल रही थी। श्वेत बूंदों के नन्हे नन्हे मोतियों के रूप में जो उसके उन्नत गौरवर्णीय ललाट पर चुहचुहा रहे थे। उसका जी चाहा वह दौड़कर रोक ले हृता प्रिया मानसी को और